गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा जो लेसन चल रहा था वो था एटॉमिक थ्योरी, और एटॉमिक थ्योरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो शेप ऑफ ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल, ठीक। अब एस ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, देखिए देखो अगर हम बात करें एक्स वाई जेड एक्सिस की तो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप होते हैं, है ना। अगर अपन शेप की बात करें तो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप जो है उनकी होती है। स्फेरिकल शेप का मतलब कि एस ऑर्बिटल इस तरीके से एक स्फीयर के रूप में होते हैं। इसका जो ओरिएंटेशन है वो 3D ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन 3D होता है। 3D ओरिएंटेशन होने के साथ साथ ही इसमें क्या होता है कि ये जो जितना भी स्फीयर है इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। स्फेरिकल शेप होती है, 3D ओरिएंटेशन होता है। इसके अलावा अगर हम एस ऑर्बिटल की एनर्जीज की बात करें तो देखिए जो 1s ऑर्बिटल होगा यानी कि जो फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल होगा उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर 2s की एनर्जी होगी, फिर 3s की एनर्जी होगी, फिर 4s की एनर्जी होगी, फिर 5s की एनर्जी होगी। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे शेल इंक्रीज होते जाएंगे, यहां पर आप देखो मैंने आपको क्वांटम नंबर्स जो पढ़ाई थी तो उसमें देखो कि ये 1s, ये 2, 3, 4, 5 ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जैसे जैसे बढ़ रही हैं एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल सबसे ज्यादा नजदीक होगा वो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो सबसे दूर है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है भाई। ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो 90% होती है, ठीक है, 90%। अब ये परसेंटेज और पॉसिबिलिटी जो है ये अपने को पता कहां से लगेगी, तो देखिए जब आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, लास्ट वीडियो में आप देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपको पता होगा कि हमने साई का एक वैल्यू की बात करी थी, साई। तो साई जो है उसकी वैल्यू नॉर्मली जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो साई का इंडिपेंडेंट वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। अपने को क्या करना पड़ेगा, साई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको कभी आप रीड आउट करोगे तो आपको साई उसमें आएगा, साई के पास साई जो स्क्वायर करते हैं तो अपने को साई स्क्वायर की कुछ वैल्यू जो है वो मिलती है। न्यूक्लियस के चारों ओर जहां जहां पर भी साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्फीयर है इस स्फीयर में साई स्क्वायर की वैल्यू जो हो क्या है, मैक्सिमम है। इसीलिए इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वो भी क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर। अब यहां एक चीज और दिमाग में आ सकती है कि अगर यहां साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहां सबसे ज्यादा है तो फिर जो ये वाली जगह है क्या यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो फिर यहां अपने क्या करेंगे, साई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे। अब यहां साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। साई स्क्वायर की वैल्यू यहां कम होने की वजह से या जीरो मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहां साई स्क्वायर की वैल्यू अगर नेग्लिजिबल है तो फिर हम इसको यहां पर ये मानेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी क्या है,
नेग्लिजिबल है। अब उस प्लेस को या उस जगह को फिर कहा क्या जाता है, तो देखिए यहां पर जो ये जगह होगी इसको हम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो मिनिमम है या नेग्लिजिबल है, तो फिर हम इसको नोडल सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? नोडल सरफेस। क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर के ऊपर सरफेस होती है, सरफेस को हम क्या कह देंगे? नोडल सरफेस कहेंगे। बात क्लियर हुई? फिर देखो, अब ये तो s ऑर्बिटल हो गया। s ऑर्बिटल के बाद में आपको पता है कौन सा आएगा? 2s ऑर्बिटल आएगा। तो फिर वो 2s ऑर्बिटल जो है वो कहां आएगा? तो देखिए भाई, इस s के बाद में यहां पर तो साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो गई, तो वो तो नोडल सरफेस हो गया। फिर धीरे धीरे साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होती है इसी के अंदर। तो देखो, जब साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? ये देखो ऐसे। अब देखो ये मैंने ना 2s बना दिए, तो यहां पर ये तो 1s ऑर्बिटल हो गया, 1s, ठीक। ये वाला हो गया 2s, और 1s और 2s के बीच में जगह जो है वो ब्लैंक है, वहां आप देखते हो वैकेंट स्पेस है। तो वो जो वैकेंट स्पेस होगा ना, उसको अपन नोडल सरफेस कह देते हैं, ठीक है। ये नोडल सरफेस हो गया, नोडल सरफेस है ये, क्लियर है? नोडल सरफेस। यहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फिर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी भी मैक्सिमम, क्लियर? तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2s ऑर्बिटल हो गया। अब आप समझ रहे हो कि मैं यहां पर फिर नोडल सरफेस बनाऊंगा और फिर क्या बनाऊंगा? 3s ऑर्बिटल बनाऊंगा, 3s के बाद में फिर 4s बनेगा। तो जैसे 1s और 2s के बीच में एक नोडल सरफेस बन रही है, ऐसे 2s और 3s के बीच में भी एक नोडल सरफेस बनेगा, फिर 3s और 4s के बीच में भी एक नोडल सरफेस बनेगा। तो इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और ऑर्बिटल की जो शेप है s ऑर्बिटल की वो इस तरीके से बनती है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो नोडल सरफेस होंगे या किसी भी s ऑर्बिटल में कितने नोडल सरफेस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नोडल सरफेस s ऑर्बिटल में n-1 होते हैं, ठीक है, इन s ऑर्बिटल। कैसे पता लगेगा? पता ऐसे लगेगा, n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाली ऑर्बिट है, फर्स्ट वाली, उसमें कितने नोडल सरफेस होंगे? तो फर्स्ट 1 - 1 = 0। तो 1s जो होता है उसके अंदर तो कोई नोडल सरफेस होती नहीं है, तो 0 हो जाएगी। फिर देखो, अगर हम बात करें 2s की, यानी कि 2s ऑर्बिटल आ गया, तो 2s में कितनी आ जाएगी नोडल सरफेस? 1, उसमें 1 आ जाएगी। बात क्लियर हुई ना? तो ऐसे करके आप यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाओगे तो उसमें क्या आता जाएगा? s की वैल्यू आती जाएगी। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से आपको s ऑर्बिटल की शेप बना देनी है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑर्बिटल की बात करते हैं, p ऑर्बिटल। नेक्स्ट ऑर्बिटल है हमारा p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में देखो बेटा क्या होगा कि p ऑर्बिटल जो है उसकी जो शेप होती है, s ऑर्बिटल के बारे में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वो स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो जब आप नोट्स बनाओगे उसमें नोट कर देना कि s ऑर्बिटल जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल जो है वो डंबेल शेप होते हैं, ठीक है, डंबेल शेप। डंबल जो होता है इस तरीके से, ये डंबल होता है ना, ऐसे अपन इसको बनाएंगे। फिर दूसरी बात कि ये डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। डायरेक्शनल का मतलब भी हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शनल कैसे होते हैं, डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डायरेक्शनल होते हैं। इसके अलावा p ऑर्बिटल जो होते हैं, क्योंकि हमने जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था -1, 0,
+1। तो इसका मतलब आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी ऑर्बिटल p सब शेल के अंदर कितने p ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। मतलब p सब शेल है और उस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें देखो ये कौन सा होगा, ये वाला होगा px, ये pz और ये py। समझ में आई बात? अब ये px pz py का मतलब क्या है, तो अब इसकी अपन शेप की बात करते हैं और डायरेक्शन भी आ जाएगी। देखो बच्चों, ये वाला जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। मैं एक बार z एक्सिस नहीं बना रहा यहां पर, ठीक। देखो ये यहां पर इस प्रकार से हमने बना दिया शेप इसकी, ठीक है। ये एक तो ये समझ लेना कि ये 2D नहीं है, ये 3D है। ये बैलून है, बैलून एक पत्ती की तरह या लीफ की तरह नहीं है, ये बैलून की तरह है, ऊपर की ओर बैलून और नीचे की ओर बैलून है, ये ऐसे करके, ठीक। अब यहां क्या होगा, यहां साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी और इस एरिया में फिर साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहां मैक्सिमम होगी। समझ में आया? साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि ये वाला जो p ऑर्बिटल है वो x एक्सिस पे है, तो फिर हम इसको px ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? px ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जो y एक्सिस पे होगा उसको क्या कहेंगे? उसको py कह देंगे। तो देखो यहीं पे बना देता हूं मैं, यहां पे ये मैंने y बना दिया, ये x था, ये y, ये x, तो जो y पे होगा वो क्या होगा, py हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये py ऑर्बिटल हो जाएगा। अच्छा pz कहां पे बनेगा? z एक्सिस पे बनेगा, तो z एक्सिस पे बना देते हैं। तो ये देखो ये z एक्सिस है, तो अपन z एक्सिस पे बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा, ये z एक्सिस है, ये pz, ठीक है। px px py pz, क्लियर हुई बात? चलिए, तो इस तरीके से ये डबल शेप कैसे होते हैं, px py pz का मतलब क्या होता है, इनकी शेप कैसी होती है, ये सारी बातें आप इसके अंदर सीख चुके हो, ठीक है। अब इसमें अगर हम नोडल सरफेस की बात करें तो देखो नोडल सरफेस कैसे निकाला जाता है। पहली बात तो ये है कि इसमें नोडल सरफेस नहीं होगा, इसमें नोडल प्लेन होगा, ठीक। नोडल प्लेन होगा इसके अंदर। तो प्लेन कैसे होगा, देखो मैं बताता हूं। देखो ये px है, ये देखो, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें जो z एक्सिस है और y एक्सिस है वो वाला जो प्लेन होगा, एक बार यहां पे मैं ना ऐसे रफली बना देता हूं। देखो ये प्लेन है ऐसे करके, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, ये प्लेन है ऐसे करके, ठीक है। ये प्लेन है, ऊपर की ओर x px है और नीचे की ओर px है। तो इस प्लेन पे क्या कोई इस वक्त इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, है ना। तो नहीं है, इसका मतलब फिर ये नोडल प्लेन हो जाएगा। मतलब नोडल प्लेन अपन कहते ही उसको है जिसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो 0 होती है। अच्छा ये तो py हो गया, लेकिन pz भी तो है यहां पर, ये वाला भाई। इस तरफ इसको अगर आप खींचोगे, z एक्सिस यहां पे बनाओ, तो z एक्सिस पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब px ऑर्बिटल होता है तो उसके लिए नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, तो नोडल प्लेन देखो कौन सा होगा, नोडल प्लेन px के लिए कौन सा हो जाएगा, yz। क्लियर? समझ में आई बात? चलो, तो ये तो किसके लिए हो गया, px के लिए। अच्छा मुझे बताओ py के लिए नोडल प्लेन क्या कौन सा होगा, तो py के लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा। अब y को छोड़ दो, py कौन सा ऑर्बिटल है, ये तो px ना है, ये py है, तो इसमें x और z खाली पड़े, x एक्सिस और z एक्सिस पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस पर। तो फिर कौन सा हो जाएगा, y के लिए कौन सा हो जाएगा, x z हो जाएगा। अच्छा pz के लिए कौन सा नोडल प्लेन हो जाएगा, तो नोडल प्लेन क्या होगा, z के लिए x y, ठीक है। तो इस तरीके से आप
इसको समझ सकते हो कि ये हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डबल सेट होते हैं, नोडल प्लेन ये होता है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, ये सारी बातें आपको याद रह जाएंगी। चलिए अब हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। एफ ऑर्बिटल जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनको अपने जनरली नहीं पढ़ा जाता है 11th 12th के अंदर, कहीं पे भी बात नहीं होती, ग्रेजुएशन में भी उनको नहीं पढ़ा जाता। तो अपने यहाँ पे डी ऑर्बिटल की हम बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, डी ऑर्बिटल जो है वो 5 टाइप के होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब हमने पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा -2, -1, 0, +1, +2, ऐसे थे ना, 3 थे, ऐसे करके 5 थे। तो ये 5 ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब 5 ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, तो डी ऑर्बिटल के बारे में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इनकी जो शेप होती है वो डबल डंबल शेप होती है, डबल डंबल शेप होती है। ठीक, दूसरी बात, ये वाले जो ऑर्बिटल हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल अभी तक सिर्फ एक ही है, कौन सा, एस ऑर्बिटल, तो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इनके जो टाइप हैं वो 2 टाइप, यानी कि जो 5 टाइप के ऑर्बिटल है ना, उनको भी आगे जाके 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 कैटेगरी कौन सी हैं, देखो, एक तो हमने 3 ऑर्बिटल, तो एक dxy, dyz, dxz, तो एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी होगी dx2y2 और dz2। x2 माइनस y2 नहीं है, ये ध्यान रखना, ये dx2y2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि इनकी शेप कैसे होगी। तो मैं पहले आपको जो xy, yz और xz है उनकी मैं शेप बताता हूं आपको। देखो भाई, ये है x और y एक्सिस, ठीक है ना। तो देखो, ये x और y जो है इसके बीच में मैं एक ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूं, ये देखो, ठीक है। इसको ध्यान से देखो कि भी x एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये x और y के बीच में है, तो मतलब ये हुआ कि ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, dxy। xy इसलिए इसको बोला क्योंकि ये x और y के बीच में सिचुएटेड है। क्लियर है। फिर उसके बाद में ये देखो, अभी मैंने क्या करा, यहां पे z एक्सिस ले लिया और यहां पे x। भाई इनको तो अपन चेंज कर सकते हैं ना, एक्सिस को तो चेंज कर सकते हैं, बात एक ही आएगी घूम फिर के। तो ये वाला ऑर्बिटल जो है किसके बीच में सिचुएटेड है, ये देखो, किसके बीच में है, x और z के बीच में, तो ये हो जाएगा dxz, मतलब dxz, x और z के बीच में ऑर्बिटल जो है वो बना हुआ है। फिर इसके बाद में देखो दूसरा, ये अपन yz बना लेते हैं, तो ये बन गया y और ये yz कंप्लीट बन गया, तो ये बन जाएगा dyz। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा xz yz क्या है। ठीक है, चलो, तो ये दो ऑर्बिटल्स, ये 3 ऑर्बिटल के बारे में बात हो गई। अब 2 ऑर्बिटल जो है वो और बचे हैं। तो देखो, यहां पे मैंने बनाया x और ये y, ये x है, ये y है। ठीक है, अब ये 3 अलग टाइप के हैं, मतलब 3 तो एक जैसे हैं, इन दोनों से अलग है ये। तो ये दोनों देखो कैसे बनेंगे, तो इसमें ऑर्बिटल को हम x के ऊपर, ये देखो x एक्सिस के ऊपर बनाया हमने, और ये वाला देखो ऐसे बना दिया y2, तो फिर ये वाला ऑर्बिटल जो है इसका नाम हो जाएगा dx2 y2। क्लियर। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये देखो यहां पर बनाते हैं अपने, ये z, ठीक है, ये z बना, ये x बना लो इधर, तो z के ऊपर जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा,
जेड स्क्वायर, और यहाँ पर इसके एक रिंग बनती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं, तो डी जेड स्क्वायर इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये शेप आपको याद रखनी है डी ऑर्बिटल्स की, एक्स वाई वाई जेड सॉरी एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये अपने शेप ऑफ ऑर्बिटल यहाँ कंप्लीट होती है। कल मैं आपको इसका एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कि हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे।